हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से जो आवर यूनिवर्स है उनके लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। आवर यूनिवर्स बेसिकली ग्रेविटेशन को डिस्कस करता है और कुछ डेंसिटीज़ वगैरह का डिस्कस करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू हो रहा है हमारे बुक में। अगर आपकी किताब का एडिशन अगर चेंज हो चुका है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के नंबरिंग में इधर उधर हो, लेकिन क्वेश्चंस आपको सेम मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट्स सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब हर तरह से डेंसिटी वगैरह सब कुछ सेम। वो कहाँ रखा हुआ है? ये वाला आपका एक कंटेनर है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड ए है, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से दूसरा कंटेनर है, इसमें लिक्विड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसमें लिक्विड बी। अलग अलग लिक्विड है, अलग अलग लिक्विड होगा, अलग अलग डेंसिटीज़ होगी। ठीक है, अब इसमें दो हमारे पास एकदम सेम ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट्स आर सेम बट द लिक्विड्स आर डिफरेंट। Two objects similar in all respects are floating in two liquids A and B as shown in the figure. If dA is the density of liquid A, liquid A की डेंसिटी को क्या माना गया है? इसकी डेंसिटी को dA और इसकी डेंसिटी को dB, और इनकी जो डेंसिटीज़ हैं ये दोनों हमारा d नॉट, क्या है? d नॉट। Denote the density of the object which among the following is correct relation between the densities of the objects and the liquid। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा देखें कि ये वाला जो लिक्विड है, ये वाला लिक्विड, दोनों ही में देखा जाए तो दोनों ही लिक्विड में दोनों ही लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर रहा है। अब फ्लोट करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम ऊपर आके एकदम रहेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वो सिंक करेगा लेकिन पूरी तरह सिंक नहीं करेगा। समझ गए आप? तो यहाँ पे डेंसिटी ए है, ये डेंसिटी बी और इसकी डेंसिटी डी नॉट है। और अगर फ्लोट कर रहा है, चाहे वो पार्शियली करे, मतलब पार्शियली कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कम डूबा है और यहाँ पे ज़्यादा डूबा है। जहाँ पे ज़्यादा सिंक हुआ है, कहीं पे कम सिंक हुआ है, लेकिन फ्लोट दोनों जगह कर रहा है। फ्लोट करने का मतलब जो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, जो फ्लोट कर रहा है, उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। ये तो क्लियर है कि जो डेंसिटी नॉट है, मतलब डी नॉट कम है, मतलब डी नॉट मतलब डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट का वो कम है, डेंसिटी ए से भी और डेंसिटी बी से भी। लेकिन आप खुद सोचिए, अब यहाँ पे ज़्यादा डूबा है और यहाँ पे कम डूबा है। कम क्यों डूब रहा है? इसका मतलब इसकी डेंसिटी जो लिक्विड की डेंसिटी है वो, और डेंसिटी नॉट, मतलब अब ये समझें यहाँ पे ज़्यादा डूबने का ये रीज़न है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो कम है। यहाँ कम डूबने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जो कम डुबाएगा ऑब्जेक्ट को, उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा डुबाएगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। इसमें सारी चीज़ें समझ रहे हैं? तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा हो गई? dA ज़्यादा हो गई। मुझे लगता है आपको समझ आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप यूँ समझें कि यहाँ पे सारी चीज़ें, दोनों ऑब्जेक्ट्स एकदम सेम है, लिक्विड्स डिफरेंट हैं। जिसमें ज़्यादा डूबेगा इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी है उसके रिस्पेक्ट, डी नॉट के रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी, मतलब डी नॉट और dB को अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत नज़दीक होगा, और यहाँ पे डी नॉट और dA को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा दूर होगा। तो डी नॉट और dA में, मतलब DO या जो भी लिखें आप, DO और dA के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, D और dB का जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम है। मतलब इसमें देखा गया कि dA ज़्यादा हुआ, तो सबसे ज़्यादा dA, ठीक है, सबसे ज़्यादा dA, उसके बाद क्या होगा? उससे कम कौन होगा? dB। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? जो फ्लोट कर रहा है उसकी डेंसिटी हमारी क्या होगी? अगर ज़्यादा होती तो डूब जाती। सबसे कम किसकी हुई? डी नॉट की। मेरी बात समझ आ रही है? तो दोनों ऑब्जेक्ट्स चूँकि एकदम सिमिलर है हर रिस्पेक्ट में, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ज़्यादा डुबाया और यहाँ पे कम डुबाया। जिस कम डुबाया उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी? ए की हुई, इससे कम बी की। और चूँकि फ्लोट कर रहा था, फ्लोट करने का मतलब डेंसिटी सबसे कम तो होना ही है। बात समझ आ रही है? तो ऑप्शन आप मैच कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, दोनों की डेंसिटीज़ क्या हैं? डिफरेंट हैं। इसकी dA, इसकी dB। ये ज़्यादा कम डुबा रहा है, ये ज़्यादा डुबा रहा है, तो जो कम डुबाएगा उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी, उस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो dA ज़्यादा है किससे? dB से। लेकिन चूंकि जो ऑब्जेक्ट्स है दोनों ही कंडीशन में फ्लोट कर रहा है, मतलब सबसे कम डेंसिटी किसकी? वो डी नॉट की। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सेकेंड नंबर 35 क्वेश्चन आपको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। स्प्रिंग टाइड्स ऑन अ न्यू मून डे आर मच स्ट्रॉन्गर देन दोज फॉर्म्ड ऑन अ फुल मून डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमिना। ये जो टाइड्स वगैरह होता है ये ग्रेविटेशन की वजह से होता है। तो न्यू मून डे में क्या होता है ना, न्यू मून डे में चांद, मतलब मून
और सन दोनों अर्थ के एक ही साइड में आ जाता है। दैट इज ऑन अ न्यू मून डे द सन एंड द मून लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द अर्थ एंड अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। इससे क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना बहुत हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट। ओके चलिए, ये तो क्वेश्चंस हो गए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस ज़्यादा बोलना था मुझे। अब क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं। 36 अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। 36 में बोला एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, इज प्लेस बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 किलोग्राम एंड 90 किलोग्राम। मतलब दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, इसका मास है हमारा 10 किलोग्राम और इसका 90 किलोग्राम, और इन दोनों के बीच 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है, if the forces of attraction due to the two masses on the body of mass 1 kilogram are equal, then the ratio of the distances between the masses 10 किलोग्राम and 1 किलोग्राम, मान लेते इसका डिस्टेंस x है और 90 किलोग्राम 1 किलोग्राम के बीच का डिस्टेंस कितना है, y है। तो x और y का क्या मांगा है, रेशियो मांगा। और क्वेश्चन गिवन है जैसे 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको मान लेते हैं F1, और 2 भी क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा F2। इसमें बोला है जहाँ पे भी रखें हम इसको, किसको, इस ऑब्जेक्ट को, वहाँ पे जो फोर्स लगेगा 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम को इधर खींचेगा, 90 किलोग्राम वो 1 किलोग्राम को इधर खींचेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है जो फोर्सेज हैं वो आपस में सेम है। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो याद रख लीजिए, फॉर्मूला होता है कैपिटल G, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसका फार्मूला होता है G m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर दोनों के बीच का। तो m1 कितना है बताइए, 10 गुना m2 कितना है 1, डिस्टेंस कितना है हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी g होगा, g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे क्या 19 to 1 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर, कैपिटल G दोनों केस में कांस्टेंट, 10 9 90, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 9, 1/9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो 1/9 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स और वाई का रेशियो 1:3। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप नीट जब देंगे उस वक्त भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में आता है। 37 क्या कह रहा है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस 2 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स साइमल्टेनियसली। 37 में बोला है, तो मान लेते हैं ग्राउंड है हमारा, ये हाइट है हमारा, यहाँ पे ग्राउंड है, मतलब बेसिकली देखिएगा तो ये हमारा अर्थ है। तो ग्राउंड चूँकि इसका जो रेडियस इतना ज़्यादा है, तो जहाँ पे भी हम रहेंगे वो लगभग क्या लगेगा, फ्लैट लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या किया, गिराया, एक 10 किलोग्राम का है और दूसरा 20 किलोग्राम का है, दोनों को हमने गिराया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, दोनों में हाइट कितनी है, 10 मीटर। बहुत अच्छी बात है। बोथ ए एंड बी एक्सपीरियंस सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी। तो अर्थ का मास तो हमारा दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन इस बॉडी का मास कम है, इस बॉडी का मास ज़्यादा है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसका वेट ज़्यादा होगा, तो वेट अलग अलग का अलग अलग होगा। वेट में आप 2 तरह से याद रख सकते, वेट क्या होगा, द वेट इज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसी का फॉर्मूला m इंटू जी याद रख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास किसका, बॉडी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम होगा। मास किसका ज़्यादा है, 20 किलोग्राम वाला ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों के लिए क्या सेम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ अर्थ का सेंटर है और यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो ये मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा g, इसका मास हम मान लेते हैं m और इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m। तो ये हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई दोनों का डिस्टेंस r स्क्वायर, mm कैंसिल, तो स्मॉल g का फॉर्मूला हो गया कैपिटल G कैपिटल M बाई r स्क्वायर। तो स्मॉल g है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। आप इतना याद रख लें, जो स्मॉल g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है जिसका हम एक्सेलरेशन लेते हैं। वेट लेकिन दोनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि जिसका कम मास होगा उसका कम वेट होगा, जिसका ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा वेट होगा, क्योंकि वेट इज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मास, अर्थ एंड द बॉडी। तो अर्थ का मास तो सेम है, बट बॉडी का मास, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा। तो वेट
बोथ ए एंड बी एक्सपीरियंस सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल गलत बात है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम, एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। बोथ ए एंड बी रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बिल्कुल दोनों एक साथ गिरेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला जानिएगा S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस केस में S हमारा मान लेते 10 मीटर है, 10 मीटर ले लेते हैं, U हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, टाइम हाफ, एक्सेलरेशन कितना लेते हैं G जो कि 10 के आसपास होगा इंटू टी स्क्वायर, इसको 10 ले ही लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स, 2 5 ज़ा 10 तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0 हो गया 5 टी स्क्वायर, 5 2 ज़ा 10 तो टी स्क्वायर हो गया हमारा 2, तो टी आ गया √2 सेकेंड। तो √2 सेकेंड दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे मास का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो मास यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। टाइम की बात जब करते हैं, हम मानते हैं कि अभी वैक्यूम है अर्थ के ऊपर, जो हवा है हवा को हम इग्नोर करके बात करते हैं, हवा होने से फिर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप याद रखें कि जो टाइम आया वो कितना है, दोनों के लिए सेम आया। वैसे आप जनरली अगर याद रखना चाहें तो एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी बॉडी को फ्रीली आप छोड़े, आप किसी हाइट से एच हाइट से, यू 0 है, टाइम टी है, हाफ एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं जी इंटू टी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा जी टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम 2h जी मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब टी का वैल्यू हो जाएगा, टी का फॉर्मूला हो गया 2h बाई जी का रूट। 2h बाई जी का रूट में देखिए 2 आया, h आया, g आया, हाइट पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी दोनों के लिए क्या सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, हाइट सेम है, 2 तो 2 है, इसका मतलब टाइम भी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, दैट इज दोनों एक साथ गिरेगा। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन तब भी उतना टफ नहीं है मुझे लगता है। अगर आपको टफ लगे तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है 3 masses दी ए बी सी आर अरेंज एंड शोन फिगर। यहाँ पे ए है एक, बी है और सी, तीनों को ऐसे अरेंज कर दिया गया। ये डी डिस्टेंस है, यहाँ पे डी बाई 2 डिस्टेंस है, बहुत अच्छी बात है। बोला है बी का मास 10 किलोग्राम है, बी का मास 10 किलोग्राम, ए का मास बी के मास से डबल है, दैट इज ये क्या होगा 20 किलोग्राम। सिंपल सा, पता नहीं इतना आसान क्वेश्चन क्यों बोला है। ए बी का मास 10 किलोग्राम है, ए का मास बी के मास से कितना ज़्यादा है 2 किलोग्राम है, 2 टाइम्स है बस। और तो बोला है कि सी का मास, और क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी आर इक्वल, फोर्स बिटवीन ए एंड बी एंड फोर्स बिटवीन बी एंड सी, मतलब ए और बी के बीच का फोर्स और बी और सी के बीच का फोर्स इक्वल है। तो बोला इसका मास कितना होगा, सी का मास को हम एम मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 बाई डिस्टेंस क्या है डी स्क्वायर, बी और सी के बीच का डी का आधा है डी बाई 2, तो जी दिखने में नहीं लग रहा है बट है, क्वेश्चन में गिवन है 10 गुना मास, इसका नहीं पता निकाल लेंगे, बट डी बाई 2 का होल स्क्वायर, जी जी कैंसिल, 10 10 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई डी स्क्वायर बाई 4, ये 4 डिवाइडेड है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा डी स्क्वायर कैंसिल, 20 इज इक्वल टू 4m, दैट इज m इज इक्वल टू 4 5 20, मास कितना आ गया 4 किलोग्राम, किसका सी का मास आ गया 4 किलोग्राम, आई एम सॉरी 5 किलोग्राम, ऑप्शन 2 करेक्ट। ओके आगे चलते हैं। 39 द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज अफेक्टेड बाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसका वैल्यू किसी की वजह से भी फर्क नहीं पड़ता है, बस वो मासेस पे डिपेंड करता है जिन दोनों के बीच हम निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, हीट पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज आंसर क्या होगा, इज अफेक्टेड बाई नन ऑफ दीज। वो बस किस पे डिपेंड करता है m1 पे m2 पे और दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। ओके 40 the weight of a body A on surface of earth is equal to the weight of the body B on the surface of moon, the ratio of the mass A to that of B। 40 में कह रहा है वेट ऑफ द बॉडी ए इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी बी, ये कहाँ पे ऑन अर्थ, ये ऑन कहाँ पे मून, बस ये ई मतलब अर्थ पे है, एम मतलब मून पे, और बोल दिया है कि अर्थ की जो ग्रेविटी होगी वो मून की ग्रेविटी से 6 टाइम्स होगी, ये भी गिवन है, ठीक है। या मून की जो ग्रेविटी है एक्सेलरेशन ग्रेविटी वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 का 1/6 है, तो ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा मास ऑफ ए, क्वेश्चन में पूछा गया है भाई रेशियो मास मांगा है, मासेस का रेशियो मांगा है, मास ऑफ ए इंटू क्या होता है वेट का फार्मूला, मतलब वेट एक फोर्स है, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के प्लेस में क्या लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी कहाँ पे लेंगे अर्थ में, यहाँ होगा मास ऑफ बी, यहाँ मून पे है तो ये जी कहाँ पे मून पे लेंगे, तो मास ऑफ ए बटे मास ऑफ बी बराबर हो जाएगा जी मून
बटे जी अर्थ, और जी मून बटे जी अर्थ कितना होगा 6 GM, GM कैंसिल, तो ये हो गया 1:6। तो मास ऑफ ए और मास ऑफ बी का जो रेशियो होगा वो होगा 1:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द बॉडी इज सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ में भी आप रहेंगे ना, ऐसे तो हम जी का वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन उसका वैल्यू भी अलग अलग प्लेस में अलग अलग होता है, ठीक है। इज सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ ना, गलत है। किसी बॉडी का जब पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगा वो अगर हमारा चेंज होते जाएगा तो उसका वेट भी क्या होते जाएगा, चेंज हो जाएगा। द वेट ऑफ बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। सिंपल सी बात है, वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी। अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ के साथ होगा, जुपिटर में चले जाएंगे तो जुपिटर और उस बॉडी के बीच का फोर्स होगा, सन में चले जाएंगे तो सन और उस बॉडी के बीच का फोर्स होगा। थर्ड नंबर बोला मास ऑफ द बॉडी, वेट और मास में डिफरेंस है। वेट एक फोर्स है, मास है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी नहीं, वेट भी मास पे डिपेंड करता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट्स डिपेंड्स ऑन, वो किस किस पे डिपेंड करता है। अभी मैंने किया ना जी बराबर क्या फॉर्मूला आया था, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा 41, GM/r²। आर मतलब उस बॉडी और उस बॉडी मतलब जो हेवनली बॉडी है उसका सेंटर और उस बॉडी के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस चेंज करेंगे मतलब पोजीशन चेंज करेंगे तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये मास ऑफ प्लैनेट है, प्लैनेट के मास पे भी डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, प्लैनेट के साइज़ पे डिपेंड करेगा, बाद में समझ आएगा आपको, क्योंकि साइज़ के हिसाब से भी उसकी बात होगी। मास ऑफ प्लैनेट्स पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड, सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 43 इफ टू मेटेलिक बॉल्स आर प्लेस्ड इन स्पेस वेयर द वेट ऑफ द बॉल इज जीरो, जहाँ वेट जीरो हो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, और ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि नज़दीक में कोई भी हेवनली बॉडी मतलब अर्थ, जुपिटर, स्टार्स इस तरह का कुछ भी नहीं है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर जीरो होगा तो बस मतलब क्या जीरो होगा, वेट जीरो होने का मतलब जो वेट जीरो होने का मतलब कोई हेवनली बॉडी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा किस किस के बीच, वो छोटे ऑब्जेक्ट, क्या बोला है, टू मेटेलिक बॉल्स, दो मेटेलिक बॉल्स है, क्वेश्चन समझ रहे हैं, एक मेटेलिक बॉल ये है, एक मेटेलिक बॉल है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे इसका भी वेट जीरो है और इसका भी वेट जीरो है। वेट जीरो होने का मतलब ये है कि नज़दीक में कोई प्लैनेट, कोई स्टार्स नहीं है, क्योंकि वेट तभी होगा जब कोई हेवनली बॉडी नज़दीक होगा। तो बस इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो दोनों को एक दूसरे को खींच लेगा, तो दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। आंसर होगा 44 में आते हैं। 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है द वेट ऑफ बॉडी ऑन सर्फेस ऑफ अर्थ इज WE। अर्थ में कितना है, WE, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वेट का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पे, अर्थ में, सिंपल सी बात। और मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। इसमें इंक का इशू है, तो मास का क्या फॉर्मूला होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान लेते हैं कि ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, बहुत अच्छी बात है। अगर रेडियस चेंज नहीं करेंगे तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट ही, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू GE, या डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब GE, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। When the density of the body is doubled, डेंसिटी को डबल कर दिया गया, ओके, and by keeping its radius constant, its weight on the surface of the moon is found to be WM। तो WM में क्या बोला है, डेंसिटी को डबल कर दिया 2D है ना, मतलब इसमें मास होगा हमारा, और G कहाँ पे, मून का लेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो M हमारा क्या होगा, नया वाला M होगा, M' मान लेते हैं इसको, जिसमें हमने क्या किया, डेंसिटी डबल कर दिया, 2D होगा, जितना D था ये 2D होगा। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम रहेगा इंटू GM, तो ये 2dVGM हो गया, क्या हो गया ये 2dVGM, सिंपल सी बात है 2dVGM। और ये क्या हमारा dVGE, और GE कितना है हमारा, GE होता है 6GM, ठीक है। तो बोला है WM और WE का रेशियो मांगा है, तो ये होगा 2dVGM बटे यहाँ होगा 6dVGM, ये कैंसिल 2 3 6 1:3। मुझे लगता है आपको टफ लगा होगा, लेकिन डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं तो कोई बड़ी बात तो नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स वही लॉ F बराबर G m1m2/r²। बोला टू बॉडीज आर डिफरेंट टेम्परेचर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, बेकार बात है, हमेशा ये वैलिड है। अ बॉडी ऑफ स्मॉलर मास एंड अनदर बॉडी ऑफ लार्जर मास सेपरेटेड बाय लार्ज, बिल्कुल बेकार बात है।
मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई कंडीशन नहीं है, बस मासेज होना चाहिए और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। मीडियम आ जाए, हीट टेम्परेचर बढ़ जाए, कुछ हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टू स्मॉल मासेज मतलब स्मॉल और कैपिटल की बात है, स्मॉल और मतलब बिग की बात ही नहीं है, बात है छोटा बॉडी हो या बड़ा बॉडी हो, दो बॉडीज़ के बीच अगर मतलब मासेज होगा उस बॉडी पे, मास तो होना ही है, बॉडी है तो मास होगा, और मासेज होगा तो उनके बीच कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कमज़ोर हो सकता है, मजबूत हो सकता है, लेकिन होगा ही। तो आंसर ये नन होगा। ऑप्शन है मतलब क्वेश्चन 46 कह रहा है टू मासेज ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अभी डिस्टेंस कितना लेने बोला है, 1 मीटर, मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आंसर आएगा हमारा जी m1 m2। बहुत अच्छी बात है। टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय 2 टाइम्स, अब नया वाला जो फोर्स एफ डैश मान लेते हैं, ये 2f हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा, द डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी, अब होगा जी m1 m2, हमको डिस्टेंस नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं कुछ भी डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 हमको ऑलरेडी पता है ये f है, तो ये होगा f बाई डी डैश का स्क्वायर, तो हो गया 2f इज इक्वल टू f बाई डी डैश का स्क्वायर। f हमारा कैंसिल हो गया, डी डैश या डी न्यू जो भी होगा स्क्वायर हो गया बराबर 1/2। तो हम लिख सकते हैं डी डैश का बराबर 1/2, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 का रूट 1, रूट 2 हो जाएगा 1/2। तो अब होगा जो नया वाला डिस्टेंस होगा 1/2 मीटर होगा, क्या होगा 1/2 मीटर। मीटर लिखना अब ना बोलें क्योंकि यूनिट का लिखना कंपलसरी है, ओके। 46 हो गया। 47 देखते हैं, जितने सारे MCQs है सारा कर देते हैं, फिर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है लेवल 2 में, तो मुझे लगता है फिर वो भी करना पड़ेगा, तो इस लेक्चर में नहीं कर पाएंगे। 47 An iron ball and a cork ball of the same radius are released from the same height in vacuum। वैक्यूम का मतलब एयर का कोई रेसिस्टेंस की बात डिस्कस नहीं है, मतलब एयर ही नहीं है। Both of them reach the ground simultaneously। Which of the following statements is the correct explanation for this? देखिए वैक्यूम है मतलब एयर को तो हम इग्नोर कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, जिसकी वजह से ये वाला होगा जो मैंने बता चुका है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी। वो डिपेंड सिर्फ किस पे करता है, अर्थ के मास पर या जो भी हेवनली बॉडी होगा। दूसरा ऑप्शन बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द बॉडीज। नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज भी होता है, वैसे इंडियन ऑफ मास भी होता है। इन वैक्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। बेकार बात है। वैक्यूम का मतलब देखिए, अगर आप अर्थ के नज़दीक से अगर हवा हटा दें, अर्थ तो खींचेगा ही ना, उसकी ग्रेविटी तो होगी। इन वैक्यूम देयर इज अ रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बॉडीज ना, वैक्यूम है तो कहाँ से होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें बोले इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द बॉडीज, बट ये इंडिपेंडेंट मास ऑफ द फॉलिंग बॉडीज। एक्चुअली होता है साइज ऑफ बॉडीज, साइज से कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मास ऑफ अर्थ की बात हो रही है, तो मास के साथ ही बात हो रही है। जो भी हो, मुझे लगता है ऑप्शन 2 भी करेक्ट होना चाहिए। देख लीजिएगा 48 टू बॉडीज ऑफ मासेस 5 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन तो हमने एक कर दिया है। एक 5 किलोग्राम का बॉडी है और एक 20 किलोग्राम का बॉडी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम प्लेस बिटवीन टू मासेस। मान लेते हैं यहाँ पे 1 किलोग्राम जो कि 5 किलोग्राम से x डिस्टेंस है मान लेते हैं, और 20 किलोग्राम से कितना बचेगा, 300 है टोटल, तो ये होगा 300 माइनस x। बहुत अच्छी बात। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द टू मासेस ऑन द बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम इज द सेम। वही सेम बात इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। क्या होगा, ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो 1 जो लगा रहा है 1 पर, मतलब 5 किलोग्राम 1 पर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इसको F1 मान लेते हैं। और 20 किलोग्राम इसको इधर खींच रहा है, इसको F2 मान लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि F1 और F2 आपस में बराबर होगा। बहुत अच्छी बात है। द डिस्टेंस बिटवीन 1 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम, 1 और 5 के बाद x निकालने बोला है। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो 5 गुना 1 बटे आर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, कैपिटल जी 20 इंटू 1 ओवर 300 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 300 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। जैसे प्लस माइनस 2x होगा, माइनस 2x में गलत आंसर आएगा, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करा रहा हूँ अभी। 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x बराबर 300, x बराबर क्या होगा 100। आंसर हुआ हमारा 100 मीटर। क्या आंसर हुआ 100 मीटर। और भी एक क्वेश्चन है जो कि हमारा MCQ है, तो मैं करा दे रहा हूँ। ठीक, 48 हो गया। नेक्स्ट 49 क्या कह रहा है,
49 कह रहा है कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड ए इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अनदर लिक्विड बी एज शोन इन द फिगर, देन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द कंटेनर। देखिए क्वेश्चन में अगर फिगर को समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक लिक्विड है, ये लिक्विड बी है और ये कंटेनर है, इस कंटेनर में भी लिक्विड, ठीक है, ये अलग लिक्विड, इसको हम अलग कलर से कर देते हैं। ये थोड़ा सा इससे लेवल से नीचे, ये लिक्विड बी ए, लिक्विड ए इस कंटेनर, लिक्विड बी इस कंटेनर में। आप खुद देखिए कंटेनर जो अंदर गया, कंटेनर को 3D विजुअलाइज कीजिए, समझिए बॉटल है, बॉटल के अंदर लिक्विड डाला हुआ है, उसको हम इसमें डाल रहे हैं और बॉटल तो एक बॉटल है ही, बॉटल के अंदर लिक्विड है और ये एक लिक्विड। अब आप देखिएगा ये जो डूबा, ये ज़्यादा डूबा, लेकिन इसके पास ये वॉल्यूम अगर देखिएगा ये थोड़ा सा कम ही वॉल्यूम है ना, और ये जितना 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 बॉटल अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम का लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। कौन सा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड बी को। तो ये कम डूबा, मतलब बॉटल तो ज़्यादा डूब रहा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो ये वॉल्यूम है, कौन सा, ए का जो वॉल्यूम है वो कम है, बी का वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब बी वाला जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। तो क्या होगा, आंसर क्वेश्चन में बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द कंटेनर इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ए। मतलब समझ रहे हैं, ये जो बी का जो लिक्विड होगा, ये देखिए ये डूबा, ये तो बॉटल अपने हिसाब से तो पूरा डूबा हो, लेकिन उसके अंदर जो लिक्विड है वो देखिए इसका वॉल्यूम थोड़ा इस वॉल्यूम से थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब ये कम है, ये जो डिस्प्लेस करेगा वो ज़्यादा होगा। तो लिक्विड बी का जो वॉल्यूम होगा, जो डिस्प्लेस्ड होगा, वो ज़्यादा होगा लिक्विड ए के वॉल्यूम से। ओके, बात समझ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा फिगर से ही क्वेश्चन था, फिगर को आप ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं भी समझ पाए तो खुद गौर कीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा। जो क्वेश्चन बचे वो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपके कंट्रीब्यूशन से ये हमारा चैनल ग्रो करता है, तो आप कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।